एपिसोड 291। नव्या की बात सुनकर सब हंसने लगे। नव्या सच में किसी बच्चे की तरह बात कर रही थी। तभी डैनी बोला, ऑफ कोर्स बुआ, जब तक आपकी वेट मेरे सिस्टम में एबिलिटी में है मैं आपको लेकर ऊपर से नीचे छलांग लगा सकता हूँ। और मेरे एबिलिटी 100 किलोग्राम है, इसलिए आपको मैं आराम से उठा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई। सच में क्या तुम आपने इस छोटे छोटे हाथ से मुझे उठा सकते हो? अब आगे? उसकी बात सुनकर डैनी हंसते हुए बोला, हाँ बुआ, मैं आपको अभी उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गया और आपने हाथ को थोड़ा और लंबा कर लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। नव्या खुशी से बोली, वाह, ये तो किसी मैजिक सुपरमैन जैसा है। तुम्हारा हाथ बड़ा और छोटा भी हो सकता है। डेनी आगे गया और नव्या को उठा लिया और अपनी पावर को एक्टिव कर दिया। इस वक्त नव्या डेनी के साथ हवा में थी और खुशी से हंसते हुए किसी बच्चे की तरह नीचे देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही है। वो बहुत बार फ्लाइट में गई थी, पर वो सिर्फ घर पर बैठकर विंडो के जरिए बादल को देखने जैसा था। पर इस वक्त तो वो सच में हवा में उड़ रही थी। उसे ऐसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर सब हंस रहे थे। डैनी फिर से छलांग लगाकर नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया। नव्या को इस वक्त सच में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर में डैनी उसे लेकर नीचे आ गया। नव्या ने डैनी को हक कर लिया और बोली, थैंक यू डैनी, तुम सबसे बेस्ट है। तुम सुपरमैन से भी बेस्ट हो। अगर मेरे सभी दोस्तों ने तुम्हें देखा तो जरूर वो लोग जलन के मारे पागल हो जाएंगे। एंड तुम्हारी मोम सबसे बेस्ट है भाभी, सच में अगर मेरी दोस्तों ने डैनी को देख लिया तो वो सब उसे लेना चाहेंगी। ईशानी ने भी स्माइल करके बच्चों को दूध पिलाने लेकर चली गई। नीचे सब अब डैनी के साथ बातचीत कर रहे थे। अच्छा डैनी, तुम कितने साल के हो? दक्ष ने डैनी की कंधे पर हाथ रख के पूछा। डैनी ने जल्दी से उसकी हाथ को अपने कंधे से हटा दिया और बोला, 4 साल। और चाचू, आप ऐसे मेरे कंधे पर हाथ नहीं रख सकते, अब मैं एक बिग बॉय हूँ। उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। दक्ष हंसते हुए बोला, अच्छा तुम बिग बॉय हो और तुम्हें इस दुनिया में आए 4 साल हो चुके हैं। और मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रख सकता क्योंकि तुम बिग बॉय हो। पर मैं भी तो एक बिग बॉय हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ देर पहले तो तुम अपनी बुआ को हवा की शेयर करवा रहे थे। तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम बिग बॉय हो? दक्ष भौहें सिकोड़ते हुए बोला। तो क्या हुआ, वो मेरी बुआ है ना, उनकी विश को तो मुझे पूरा करना ही चाहिए था ना। इतने इंटेलिजेंट तो मैं हूं जी कि मुझे पता है क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो फिर बताओ अभी ब्रिटेन के सही खानदान की प्रिंस कौन है? दक्ष ने चिढ़ाते हुए पूछा। तो डैनी दक्ष को ऐसे देखने लगा जैसे दक्ष कोई जोकर हो। ये देखकर सब कंफ्यूज हो गए। तभी डैनी बोला, चाचू क्या आप सच में इतने बुद्धू हो? क्या आपको नहीं पता कि वहां अभी प्रिंस कौन है? नव्या हंसते हुए बोली, बिल्कुल डैनी, तुमने सही कहा, इन्हें नहीं पता होगा, तो तुम ही बताओ। तो डैनी की रोबोटिक स्किन पर एक गर्व भरा भाव उभर आया। वो घमंड से बोला, ये मोम की फॉलोअर है और कौन? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वहीं बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। दक्ष हैरानी से बोला, डैनी तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वहां का प्रिंस अभी कौन है, जो आगे चलकर सत्ता संभालने वाला है? डैनी ने फिर अपने सिर ऊपर करके कहा, ऑफकोर्स वो एलेन स्मिथ है। वो तो मोम के पीछे उनसे दोस्ती करने के लिए पड़ा हुआ था। पर मोम ने ही उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, वरना आज भी वो मोम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने 2 साल तक मोम का पीछा किया था, किसी चिपकू गम की तरह मोम के पीछे पड़ा रहता था। इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं था। उसने तो मोम को शादी का भी प्रपोजल दिया था। अगर डैड नहीं होते मोम की जिंदगी में तो शायद वो फिर से मोम के पीछे पड़ जाता। सब उसकी बात सुनकर हैरान थे। उनका भी काफी कनेक्शन था, इसलिए उन्हें भी स्मिथ फैमिली के बारे में अच्छे से पता था और उन्हें एलेन स्मिथ के बारे में भी पता था। वो यंग और पावरफुल था और देखने में भी बहुत हैंडसम था। पर सब कहते थे कि वो बहुत ठंडा और डेंजरस है, उससे उलझना वहां खतरनाक हो सकता है। अगर कहा जाए तो इस वक्त पूरा देश उनकी फैमिली और उसके डैड की अंडर में था। और उन्हें हैरानी हो रही थी कि वो एलेन स्मिथ सालों तक उनकी बहू ईशानी के पीछे पड़ा था। उनका उनसे अच्छा कनेक्शन भी था बिजनेस की वजह से। उन सबने भी कुछ इंटरनेशनल ट्रिप में उसे देखा था। सबने मोक्ष की तरफ देखा, जिसका भाव इस वक्त बहुत ठंडा था। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी के पीछे पड़ने की? उसने डैनी को अपनी तरफ घुमा लिया और उसे घूरते हुए बोला, मुझे सब कुछ बताओ कि ये सब कब हुआ था। मोक्ष को पता था कि डैनी झूठ नहीं बोल सकता। डैनी भी अपने डैड की गुस्से को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत मोक्ष की हाथ को पकड़ लिया और बोला, डैड आप इतना गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी बीपी हाई हो जाएगी। वो तो मोम जब ब्रिटेन गई थी तब ये एलेन स्मिथ उनसे मिला था। वहां की यूनिवर्सिटी में मोम को एक गेस्ट प्रोफेसर के हिसाब से इनवाइट किया था कुछ रिसर्च करने के लिए। मोम वहां 2 महीने के लिए रुकी थी। और उस कॉलेज में एलेन स्मिथ की बहन प्रिंसेस साइना भी है ना। इसलिए वो मोम से मिल गया था और तब से वो हर दिन मोम को फ्लावर का बुके और महंगी गिफ्ट भेजता था। पर मोम उन सबको कचरे में डाल देती थी, नहीं तो जैकी मामू उसे गुस्से से प्रिंस के मुंह पर फेंक देते थे। फिर भी वो जोक की तरह हर दिन आकर लैब के बाहर चिपक जाता था।
उसे कुछ दिन बाद मोम को शादी किए भी प्रपोज किया था। 2 महीने बाद मोम जिस दिन इंडिया आए, उस दिन उसे कैसे पता चल गया कि मोम डॉक्टर ईशा है, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। और तब से वो और भी शिद्दत से मोम के पीछे पड़ गया था। फिर 1 महीने बाद उसने मोम को बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया, क्योंकि उनकी माँ अभी की क्वीन एलिशा को कुछ बीमारी थी जो कोई और ठीक नहीं कर सकता था। एक बार अगर क्वीन एलिशा को कुछ हो जाता तो पूरा सत्ता ही बिखर जाता, क्योंकि अभी भी यहाँ पर किंग और क्वीन सबसे ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। इसलिए मोम भी अपनी बात रख के वहां इलाज करने गई थी, और उस बीच एलेन फिर से मोम के पीछे पड़ गया था। मोम कुछ दिन बाद वापस आ गई, फिर कभी वहां नहीं गई। पर एलेन हर दिन मोम को फोन करता था, पर वो फोन मोम सिर्फ बाहर देश जाने पर यूज करती थी। वो फोन मेरे पास थी, मैंने उसे 1 साल पहले ही बता दिया कि मेरी मॉम की शादी मेरे डैड से हो चुकी है, इसलिए वो मेरे मोम के पीछे मूर्ख की तरह ना आए। और उसके बाद से उसने मोम की फोन पर कॉल नहीं किया। डैनी ने सब कुछ बता दिया तो सब हंसने लगे। कल्पना जी हंसते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बहू की एक और इंटरनेशनल फॉलोअर भी है। एक नहीं दादी, कई सारे हैं। डैनी उन्हें देखकर बिना भाव के बोला। वहीं उसकी बात सुनकर मोक्ष का खून खौल रहा था, उसके बीवी के पीछे ही क्यों सबको पड़ना है। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है, कनक जी मुस्कुराते हुए बोली। क्यों मोक्ष, अब पता चला तुम्हें कि तुम्हारे कितने सारे कंपटीटर हैं। हर एक की आइडेंटिटी अच्छी है, मेरी बहू ने फिर भी तुम्हें चुना, क्या तुम्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। वहीं मोक्ष का चेहरा तो हद से ज्यादा सर्द हो गया था। वो गुस्से से बोला, अच्छा तो वो सभी फॉलोअर्स कौन है को मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहते हैं। उन सबका नाम बताओ ताकि मैं उन सबको एक साथ ही खत्म कर दूं। मोक्ष की होंठों पर एक मजाकिया डेविल स्माइल आ गई। ये सब चींटियां कैसे उसकी बीवी के सपने भी देख सकते हैं। डैनी एक एक करके सबका नाम बताने लगा, और बाकी सब बस हैरानी से उसकी बात को सुन रहे थे। इसमें से हर एक नाम बहुत बड़ा था, कोई बिजनेसमैन, प्रोफेसर, दूसरे देश के यंग मिनिस्टर, ऐसे 20 से ज्यादा नाम डैनी ने बता दिया। फिर रुक कर बोला, पर डैड वो सब तो मोम के लायक ही नहीं है। वहीं सब हैरान थे, उन्हें तो पहले से ही पता था उनकी बहू की इंटेलिजेंस और खूबसूरती के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होंगे। और ये सच भी था, ईशानी हद से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट थी। ब्यूटी विद ब्रेन की डेडली कॉम्बिनेशन थी वो। मोक्ष भी यही सोच रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही तो समर्थ और सात्विक उसकी बीवी को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक चले आए थे। वो सब एलेन की तरह मोम के पीछे भी नहीं पड़े हुए थे। फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस बहुत जल्द उन सबको सबक मिलेगा, मोक्ष बोला। तभी ईशानी दोनों बच्चों को लेकर लिफ्ट से बाहर आई, और मोक्ष को देखकर बोली, हब्बी, जैकी और नमन भाई को होश होश आ गया है। मुझे उनकी कंडीशन चेक करना है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मोक्ष ने कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब वो अपनी बीवी को एक नहीं जाने देना चाहता था, खास करके अब जब उसे पता है कि उसकी बीवी के पीछे कितने लड़के पागल हैं। क्या पता उसके हॉस्पिटल में भी कोई उसकी बीवी की पागल फॉलोअर निकल आए। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो अपनी बीवी के आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुद्र और रुद्रांशी को कल्पना जी को सिकर दोनों बाहर चले गए। सब डैनी बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगे। थोड़ी देर बाद ईशानी और मोक्ष हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। दोनों प्राइवेट फ्लो पर पहुंच गए। ईशानी और मोक्ष दोनों अंदर चले गए। अंदर जैकी और नमन बेड पर लेटे हुए थे, क्योंकि अभी भी वो उठकर बैठ नहीं सकते थे। ईशानी जैकी के पास चली गई और उसकी सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? इतना कहकर वो उसे चेक करने लगी तो सब कुछ नॉर्मल था। जैकी ने ना में सिर हिला दिया, अभी वो ठीक से बात नहीं कर सकता था। वो अपनी बॉस की आंखों में छुपी हुई नमी को देख पा रहा था। वहीं मोक्ष भी आकर नमन और जैकी के पास खड़ा हो गया। बस गाड़ियों का ठीक से जुड़ना बाकी था। फिर वो नमन की तरफ चली गई और उसे चेक करते हुए बोली, नमन भाई, क्या आपको आपकी बड़ी में कहीं पर ज्यादा दर्द हो रहा है? नमन धीरे से बोला, मैं अभी ठीक हूँ, सबसे ज्यादा चोट तो जैकी को लगा है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, उसे नहीं बचा पाया। आपने मेरे बारे में क्यों नहीं बता दिया? वो आपको शायद छोड़ देते। ईशानी नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रही हो लेडी बॉस? अगर मैं मर भी जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर आपके बारे में बताकर मैं आपको कैसे प्रॉब्लम में डाल सकता था? आप मुझे भाई कहती हो तो भाई का तो कर्तव्य होता है ना कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। मुझसे ज्यादा उन लोगों ने जैकी को दर्द दिया है बॉस मैम, इन सबका भी वही हाल होना चाहिए। अगर नॉर्मल इंसान होते तो, अगर सामने 100 इंसान भी होते तो भी जैकी और मैं उनसे कुछ भी करके बच निकलते। पर उनमें से कुछ अजीब लोग हैं, उन्हें कितने भी मारो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग इंसान की तरह नहीं है, वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। उन लोगों ने हमें सबसे पहले मारा, वरना वो लोग हमें नहीं पकड़ पाते। और ऊपर से उन लोगों की बॉडी में बुलेट लगने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। बहुत ज्यादा अजीब लोग हैं वो सब। अगर वो सब आए तो आपको उनके लिए कोई ऐसी वेपन इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें एक बार में ही मार दे। ईशानी ने उसे देखा और बोली, आप चिंता मत करो, वो बस एक टूल है, मैंने वीडियो में देखा है।
उन पर बस जहर और ड्रग्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें स्ट्रोक बनने पर मजबूर किया गया है। ये सब उस सिन्हा फैमिली का काम है जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। पर उन सबको कोई नहीं बचा सकता, उन सबको खून की कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर जैकी के पास जाकर उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोली, जिसने तुम्हें दर्द दिया है उन्हें उसे 1000 गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। वो मौत के लिए तड़पेंगे, ये तुम्हारी बहन का वादा है तुमसे, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। गोलू जी मैं स्टोरी विंग्स पर नहीं लिख सकती क्योंकि वहाँ कोई लिखने का ऑप्शन ही नहीं है और वो मेरी मेल का आंसर भी नहीं दे रहे हैं। और वो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादातर टाइम ग्लिच रहता है।